डेट आज 11 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है लीड्स रिपोर्ट 2021। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिपोर्ट रिलीज की है, लीड्स रिपोर्ट, जिसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? ये रिपोर्ट मेनली जो रिपोर्ट है लॉजिस्टिक के बारे में बताती है। लॉजिस्टिक का मतलब है किसी स्टेट में, हमारे जो देश है, हमारे देश में जितने स्टेट है, राज्य हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कि उन स्टेट में, कौन से स्टेट में अच्छा लॉजिस्टिक सिस्टम है। लॉजिस्टिक में आता है, देखो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्टोरेज, हैंडलिंग, जैसे सामान का एक जगह पे रखना, स्टोर करके रखना, वो फैसिलिटी कितनी है किस स्टेट के पास। सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाएंगे तो सड़क कैसी बनी हुई है, रेलवे कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, सामान की हैंडलिंग कैसे करते हैं कोई सी, तो ये सब कुछ, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, तो ये सब किस में आता है? लॉजिस्टिक में। तो इस रिपोर्ट में यही टारगेट रखा गया है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की क्या परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को बताना, और जो भी इनके रोड ब्लॉक्स हैं, जो कमियां हैं, उनको बताना, आइडेंटिफाई करना, ताकि ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंप्रूव कर सकें। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है क्वालिटी और कैपेसिटी के हिसाब से कि उनके स्टेट में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है, कितनी क्वालिटी है, रोड की, रेलवे की, वेयर हाउसिंग की, ऑपरेशनल ईज ऑफ लॉजिस्टिक की क्या क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या फैसिलिटी है। जो रैंकिंग दी गई है इस साल की, उसमें सबसे टॉप पे रहे 3 स्टेट। गुजरात फर्स्ट नंबर पे, हरियाणा दूसरे पे, पंजाब तीसरे पे। ये लगातार तीसरी बार, ये थर्ड ईयर लगातार गुजरात टॉप पे आया है इस रैंकिंग में। और अगर यूनियन टेरिटरीज में देखें, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें दिल्ली टॉप पे रहा है लॉजिस्टिक में, यानी कि लीड्स रिपोर्ट में। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं हमारे, और हिमालयन रीजन, मतलब ये है अपना नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स, और ये मान लो अपना हिमालयन रीजन है, ये मान लो ये हिमालयन रीजन है। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अब तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे हिमालयन स्टेट्स हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स सारे आ गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा रहा है हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्ट में जम्मू कश्मीर का प्लेस, और फिर उसके बाद रहा है सिक्किम और मेघालय का। नेक्स्ट है पीएनएस तुगरिल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएनएस तुगरिल एक वारशिप है, चाइनीज वारशिप, मतलब एक युद्धपोत है भाई साहब, लड़ाकू विमान, सिप, पानी का जहाज है ये, लड़ने वाला। ये चाइना ने अभी पाकिस्तान को डिलीवर किया है, पाकिस्तान की नेवी को दिया है, और ये इंडियन ओशन में तैनात रहेगा पाकिस्तान का। ये भाई साहब आप मैप देख रहे हो, ये मैप में देख रहे हो, यहाँ पे हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान का बॉर्डर भी इंडियन ओशन से लगता है, और ये इंडिया का भी। और अरेबियन सी है, जो ये अरेबियन सी है सारा, ये पार्ट किसका? इंडियन ओशन का सारा। देखो ये है तो इंडियन ओशन ही, और इंडियन ओशन का ही पार्ट अरेबियन सी है। ये बे ऑफ बंगाल भी इसका ही पार्ट है। तो इंडियन ओशन में ये तैनात करके रखेगा इस तुगरिल को पाकिस्तान। ये है भाई साहब, ये देख लो, ये है वारशिप तुगरिल, इसका नाम है। ये डिलीवरी की है, ये टाइप 0548 फ्राइगेट टाइप, ये टाइप है, युद्धपोत का टाइप है, सिप का टाइप है, इस टाइप के फ्राइगेट है। फ्राइगेट का मतलब होता है लड़ाकू विमान, कुछ भी हो सकता है, सिप हो सकता है या हवाई जहाज हो सकता है। तो ये 0548 टाइप का फ्राइगेट है, वारशिप है, जो चाइना ने डेवलप किया है, और दोनों कंट्रीज के बीच में ये मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाएगा। कौन कौन सी? चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ये जो पाकिस्तान है, इसकी नेवी ने इसका नाम रख दिया पीएनएस तुगरिल, पीएनएस तुगरिल। लेकिन किस टाइप का? ये 054 फ्राइगेट टाइप का। ये वैसे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना आपको इसमें कि पीएनएस तुगरिल है क्या, कि एक वारशिप है जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, बस इतना इसमें याद रखना है। इसमें मॉडर्न ये इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है, और साथ साथ देखो इसकी जो मल्टी थ्रेट इन्वायरमेंट के लिए एक हाईली इंटेंस रहेगा, और साइमल्टेनियसली नवल वारफेयर मिशन भी कर सकेगा पाकिस्तान इससे। नेक्स्ट टॉपिक है लीगल सर्विस डे। हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है लीगल सर्विस डे, जो यूनाइटेड नेशन का एक डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसका जो 8 नंबर का आर्टिकल है, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया, जिसमें कुछ ह्यूमन राइट, मानव अधिकार मेंशन है, लिखे हुए हैं। इसमें यह कहा था यूनाइटेड नेशन ने कि भाई साहब सभी कंट्रीज को ये मानव के अधिकार उपलब्ध कराने, ऐसा नहीं है मानव अधिकारों का आप उल्लंघन करो, हनन करो। इसमें बहुत सारे राइट है, जैसे स्वच्छता का अधिकार, बहुत सारे राइट हैं। तो इसमें लीगल राइट भी है, ये लीगल सर्विस राइट भी है। तो ये लीगल सर्विस राइट के
ऑब्जर्व किया जाता है 9 नवंबर को, ताकि इस राइट को, इस अधिकार को सभी मानव को, ह्यूमन को उपलब्ध किया जा सके। ये देखो हमारे संविधान में अगर बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A बोलता है लीगल सर्विस एड। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देखो अपने मोबाइल फ़ोन में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप है प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड करो, उससे आप आर्टिकल 39A देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड सबको प्रोवाइड करनी है। ये DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आती हैं, उन्हें बोलते हैं DPSP। आप जानती हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो ये संविधान कहता है कि सभी को आप इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करोगे, यानी कि समान न्याय और फ्री लीगल एड दोगे। ये लीगल एड का मतलब क्या है? देखो लीगल एड का मतलब ये है, जो आदमी इतना पुअर है, गरीब है, मार्जिनलाइज सेक्शन से आता है, यानी कि गरीब है, डिप्राइव्ड सेक्शन है, कोई वंचित तबके के लोग हैं, उनके पास इतने पैसे होते नहीं है कि वो वकील हायर कर सकें। भाई साहब लॉयर की फीस, जब केस लड़ते हैं, मान लो किसी पे केस चल रहा है, किसी पे मान लो पुअर पीपल पे झूठा इल्जाम लगा दिया, तो उसके पास पैसे ही नहीं है वकील हायर कर सके, तो वो तो वैसे ही केस हार जाएगा। तो इसके लिए वकील हायर करके देगी कौन? गवर्नमेंट, सरकार देगी। और इसके बारे में देखो 2020 में क्वेश्चन भी पूछा था लीगल एड से, और हमने करंट अफेयर के सेशन में डिस्कस भी किया था वो क्वेश्चन। तो लीगल एड का मतलब है जो पुअर सेक्शन है उनको वकील देना, लॉयर देना, ताकि उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकें। एक तरह से देखो फंडामेंटल जो राइट है, मानव अधिकार है, वो ही कंट्री को ग्रेट नहीं बनाते हैं, उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं और बहुत सारे ह्यूमन राइट हैं जो कंट्री को ग्रेट बनाते हैं, क्योंकि वो पीपल को डिग्निफाइड लाइफ इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल कंसेशन रूल्स 2021। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, जो माइंस खदानों का मंत्रालय है, जो उसने ये नए रूल बनाए हैं। इससे पहले 2016 के जो रूल बने हुए थे, मिनरल्स अदर देन एटॉमिक एंड हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स, जो एटॉमिक और हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स हैं उनको छोड़ के बाकी के जो खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, उनके लिए ये कंसेशन रूल 2016 के बनाए हुए थे। उन्हीं में ये अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है, और नाम अब रह जाएगा 2021 का, क्योंकि 2021 में ये रूल्स बना दिए। तो इनका नाम है मिनरल्स अदर देन एटॉमिक एंड हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स कंसेशन फोर्थ अमेंडमेंट रूल्स 2021, क्योंकि ये चौथा अमेंडमेंट किया है इन रूल्स में। ये रूल्स का टारगेट क्या है? ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट, लक्ष्य क्या है इनका? इनका टारगेट ये है, देखो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना, रोजगार को बढ़ाना, और माइनिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इन्वेस्ट करें, और जो स्टेट का रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज करना। नेक्स्ट इसका टारगेट है ऑब्जेक्टिव कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना, और माइंस का ऑपरेशनलाइजेशन करना टाइम बाउंड मैनर में। जितना टाइम दिया गया है भाई साहब खदानों को खोदने के लिए, मान लो किसी कंपनी को कोल की खदान दे दी, कोल की खदान दे दी, वो कोयला निकाल रही है, कोयला निकाल के बिजली बना रही है, और उसे मान लो गवर्नमेंट ने लीज पे दिया, लीज का मतलब है एक तरह से किराए पे दिया 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो भाई साहब वो टाइम बाउंड मैनर के लिए 10 साल में अपना टारगेट पूरा करे, ये इसमें इंश्योर कराना। नेक्स्ट है कि जो एक्सप्लोरेशन होती है या ऑक्शन होती है मिनरल रिसोर्सेज की, उसको भी इंक्रीज करना। एक्सप्लोरेशन का मतलब है खोज, किसी मिनरल की खोज करना, खुदाई करके, जैसे खोज करते हैं, खुदाई मतलब खुदाई करके जेसीबी वगैरह से खोज करते हैं, तो इसका इंक्रीज करना एक्सप्लोरेशन। और कोई मिनरल रिसोर्सेज है तो उसका ऑक्शन कराना। ऑक्शन का मतलब है नीलामी। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा किसी का घर नीलाम होता रहता है, बोली लगती है कि 1 करोड़, कोई बोलता है 2 करोड़, ऐसे नीलामी की जाती है, ऑक्शन की जाती है मिनरल रिसोर्सेज की। गवर्नमेंट करती है, सरकार जो जितने ज़्यादा रुपए गवर्नमेंट को सरकार को देता है उसको दे देते हैं, फिर वो निकालती है उससे कोयला, जो भी उसमें खदान में मिनरल्स हैं। कुछ रूल्स हैं इसके, देखो इसमें क्या है, जो 50% मिनरल्स प्रोड्यूस्ड होंगे उनकी सेल की जाएगी कैप्टिव लीजेस से, जो मिनरल्स निकल लेंगे। कैप्टिव लीज का मतलब होता है, देखो 2 तरह की होती है इस, अभी तो जो है ओपन लीजिंग करती है गवर्नमेंट। ओपन लीजिंग का मतलब ये है, जैसे मान लो कहीं पहले कैप्टिव लीजिंग को समझो आप, जैसे मान लो कोयला की खदान लीज पे दी, किराए पे दी किसी कंपनी को, अब ये कोयला के लिए दी थी, लेकिन वहाँ पे गैस भी निकल रही है एक, मान लो कोई गैस निकल रही है CH4 या कोई गैस निकल रही है, तो उस गैस को ना, उस गैस का यूज नहीं कर सकती वो कंपनी, क्योंकि ये क्या है कि सिर्फ जिसके लिए दिया गया उसके लिए करेगा। लेकिन इसमें क्या है, कैप्टिव लीज में जो दी गई है मिनरल प्रोड्यूस होंगे उसमें से भी 50% सेल ये प्रोवाइड करेंगे। ये रूल्स में नए में रखा गया। दूसरा ये है कि जो जितना भी ओवरबर्डन या वेस्ट है रॉक्स का, उसे इजीली डिस्पोजल किया जाएगा, ताकि उससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो। और इसमें जो पेनल्टी प्रोविजन है रूल्स में, मान लो कोई उल्लंघन करता है, उस पर जो फाइन लगाया जाता है, जो पेनल्टी पनिशमेंट दी जाती है,
उसमें भी रैशनलाइजेशन करेगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है युक्त धारा। युक्त धारा देखो, एक जैसे google.com आपकी साइट है, जैसे यूपीएससी की साइट है, ऐसे एक साइट है, पोर्टल भी बोल सकते हो आप, पोर्टल या साइट भुवन। भुवन के अंदर ही एक पोर्टल है, भुवन के अंदर साइट, जैसे आप गूगल पे डालोगे भुवन, उसकी साइट खुलेगी, पोर्टल खुल जाएगा, उस भुवन के अंदर लिखा होगा इस साइट पे, जैसे होम पेज खोलोगे युक्त धारा। तो युक्त धारा भी एक पोर्टल है। किसका है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, दोनों मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, एक ही मिनिस्ट्री है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज। इसने देखो ये डेवलप किया है किस लिए? जो मनरेगा का काम होता है ना, उसका ये पूरा लेखा जोखा जितना भी है इस पे रखेंगे। मनरेगा आप जानते हो, ये भाई साहब ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में काम दिया जाता है अनस्किल्ड पीपल को। इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वरना पता ही होगा आपको, बहुत बार डिस्कस किया है हमने। तो लोगों को जो काम दिया जाता है और जो काम कराया जाता है और क्या क्या काम हुआ है, ये सारा इसमें सब उपलब्ध होगा इस पोर्टल पे, युक्त धारा पे, कि मनरेगा में कितना काम हुआ है, कितने लोगों को काम दिया है, कितनी सैलरी दी है, ये सब होगा। दूसरा देखो, जो इंटीग्रेटेड वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रखा है गवर्नमेंट ने, एक चला रखा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इन सब में जो भी काम हुआ है इस पोर्टल पे उपलब्ध होगा, सब देखा जा सकेगा। नेक्स्ट है इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस। देखो प्रोविंस का मतलब वैसे तो स्टेट ही होता है, राज्य, तो ये क्या है? ये एक एरिया है ये इस्लामिक स्टेट का। इस्लामिक स्टेट क्या है? इस्लामिक स्टेट है भाई साहब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन। इसने देखो ये इराक और सीरिया के पास ये एरिया कुछ हड़प रखा है। ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, यहाँ से जा रहे हैं हम, ये सीरिया और ये है इराक, ये वाला एरिया सीरिया और इराक का ये कुछ हड़प रखा है, और यहाँ पे ये संगठन काम करता था पहले। अभी भी इसके कुछ ग्रुप हैं जो अभी भी काम करते हैं, अभी भी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इसी का ही एक ग्रुप था, इसी के अंदर, इससे निकल गया इस्लामिक स्टेट से ही, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, आतंकवादी संगठन, इसी से निकल गया इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस। तो ये अलग ग्रुप बन गया एक, ये अभी न्यूज में है, क्योंकि इसने ना बहुत सारे अफगानिस्तान में, देखो ये मोस्ट एक्सट्रीम और वायलेंट है। सारे जितने भी अफगानिस्तान में ऐसे जिहादिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है ना, जितने भी आतंकवादी संगठन है अफगानिस्तान में, उनमें सबसे ज़्यादा अभी ये है इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस। और देखो ये जो सेटअप किया गया था 2015 में, जब क्या है, उस पहले तो ये इस्लामिक स्टेट था जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बहुत ज़्यादा पावर बढ़ रही थी, लेकिन अमेरिका ने भाई साहब इस पर हमले किए इराक सीरिया में, और इसकी पावर खत्म हो गई। और इसका जो कैलिफेट था, इसका लीडर था, उसको भी मार दिया था, डिफीट कर दिया था, एक तरह से हरा दिया था। तो उसके बाद ये इस्लामिक स्टेट खोरासन बन के आया। और जो इसमें खोरासन नाम यूज किया है ना, खोरासन एक टेरिटरी है, एक एरिया है जो अफगानिस्तान का और कुछ पाकिस्तान के पार्ट को मिला के बोलते हैं, कोई हिस्टोरिकल रीजन है। तो बाद में देखो इसमें देखो एक ग्रुप और निकल गया इसमें, जब तक तो 2 मई 2019 तक तो यही था इस्लामिक स्टेट खोरासन, लेकिन बाद में इस इस्लामिक स्टेट खोरासन जो प्रोविंस, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे एक और अलग ग्रुप निकल गया जो पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, पाकिस्तान के लिए अलग बन गई। ये देखो पाकिस्तान वगैरह में तो कम ही हमला करते हैं, ये बाकी देशों को परेशान करते हैं, बम वगैरह फोड़ते हैं, आपको बताइए। नेक्स्ट है डायगो गार्सिया। डायगो गार्सिया भी एक जगह का नाम है, ये द्वीप है, आइलैंड है, आइलैंड हिंदी में द्वीप बोलते हैं और इंग्लिश में आइलैंड, आपको पता है। ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो उसे बोलते हैं आइलैंड या द्वीप। ए लैंड इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड इज कॉल्ड आइलैंड। तो ये आइलैंड है जो ब्रिटिश का आइलैंड है, लेकिन इंडियन ओशन में है, ये इंडियन ओशन में है। ये देखो भाई साहब आप देख रहे हो, ये इंडियन ओशन दिखाई दे रहा है, ये इंडियन ओशन में आपको मॉरिशस दिखाई दे रहा है, मॉरिशस के पास ये आइलैंड है। अब देखो ये तो मेरे पास छोटा सा मैप है, इसमें तो दिखाई नहीं देगा, आपके पास मैप होगा बड़ा वाला, उसमें देखना मॉरिशस के पास एक चागोज आर्कीपलागो होगा, चागोज आर्कीपलागो। आर्कीपलागो को बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होता है ना, उसको बोलते हैं आर्कीपलागो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो ये चागोज और ये है आर्की, ARCHI और प्लेगो, आर्कीप्लेगो। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड को, बहुत सारे द्वीप समूह एक साथ हैं, उनको बोलते हैं आर्कीपेलागो। तो यहाँ पे हैं बहुत सारे आइलैंड, जिनमें से एक डियागो गार्सिया है। यहाँ पे 60 स्मॉल आइलैंड है जिनको चागोज आर्कीपेलागो बोला जाता है। देखो पहले ये क्या है, पुर्तगीज ने पहले इस पे कब्जा किया था, जब यहाँ पे देखो इंडिया में भी आए थे, आपको पता है पुर्तगीज, ब्रिटिश यहाँ पे राज किया था कई 200 साल के लगभग। तो पुर्तगीज के पास था, लेकिन बाद में ये फ्रेंच के पास आ गया, और फ्रेंच ने 1790s में जब नेपोलियनिक वार हुए थे, उसके बाद ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया था, ब्रिटिश का रूल रहा और अब तक भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही है ये।
1965 को ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड से सेपरेट कर दिया मॉरिशस से। मॉरिशस के पास है, मॉरिशस कंट्री हमने देखा अभी यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो आप, मॉरिशस कंट्री इसी के पास था, बाद में ये अलग कर दिया। और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ मिलके डियागो गार्सिया पे एक जॉइंट मिलिट्री बेस बना लिया। मतलब मिलिट्री बेस का मतलब वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया और मिलिट्री तैनात कर दिया अपनी। और ब्रिटेन ने यहाँ पे देखो ये इंसिस्ट किया, ये आर्ट जो ये है आइलैंड, ये किससे बिलोंग करता है, लंदन से, यानी कि ये ब्रिटेन का है। और ये दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दोबारा एग्रीमेंट ये रिन्यू कर चुका है ब्रिटेन। और इस एग्रीमेंट में ये बोला है कि 2036 तक कौन ऑपरेट करेगा, किसके पास रहेगा, ब्रिटेन के पास रहेगा ये। तो बस इसकी लोकेशन याद रखनी है और डियागो गार्सिया है क्या, ये याद रखना है आपको इसमें। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम, दोबारा से ये न्यूज़ में है, कई बार लगभग हर महीने न्यूज़ में ही रहती है। जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बोला है कि भाई साहब देखो, अभी जो माल न्यूट्रिशन है ना, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है। माल न्यूट्रिशन आप जानते हो, कुपोषण, जब कोई बच्चा खाना तो खाता है लेकिन उसे हो सकता है भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा और उसे न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे जो पोषक तत्व चाहिए। जैसे मान लो कुछ चावल से पेट भर लेता है, बहुत सारे गोलगप्पे खा के पेट भर लेते हैं, बहुत सारे मान लो समोसे खा लेते हैं या बस पिज़्ज़ा बर्गर, तो इनसे भाई साहब सारे न्यूट्रिशन थोड़ी ना मिल जाएंगे, पोषक तत्व जितने बॉडी को चाहिए, विटामिन चाहिए, मतलब ABCD जितने विटामिन है, आपके मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो सारे मिनरल्स चाहिए ना। तो जब मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्व की, तो उसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। इसकी वजह से देखो पोषक तत्व की जब कमी होती है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं भाई साहब, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, विटामिन A की कमी हो गई तो। किसी की हाइट कम रह जाती है पोषक तत्व की कमी से ही। किसी के भाई साहब बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में जो नहीं लेता, तो इससे बच्चों में भी बहुत सारी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और बड़े भी, अधिकतर बच्चे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चिल्ड्रन में अभी एनीमिया होता है जब आयरन की कमी हो जाए, बॉडी में कमी हो जाए आयरन की, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया का रोग हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों में माल न्यूट्रिशन और एनीमिया के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए ये बोला है कि भाई साहब जो ये है मिड डे मील स्कीम, जिसका नाम बदल के अब रख दिया है PM पोषण स्कीम, और इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो भाई साहब। और उस पर देखो काफ़ी सारे व्यूज भी हैं, 555 से ज़्यादा, 564 से ज़्यादा व्यूज हो गए हैं उस पर। तो ये जो PM पोषण स्कीम है, अब ये नाम है मिड डे मील स्कीम का। तो PM पोषण स्कीम है क्या, यानी कि मिड डे मील स्कीम है क्या, या PM पोषण ही बोलेंगे, अब तो नाम चेंज कर दिया। इसमें यह बोला है गवर्नमेंट ने, देखो इसमें PM पोषण में यानी कि मिड डे मील स्कीम में मिलेट इंट्रोड्यूस करो। मिलेट होता है मोटा अनाज, जैसे मान लो ज्वार, बाजरा, रागी, ये भी भाई साहब बच्चों को दो खाने में, ताकि उनकी न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी इंक्रीज हो। इसमें देखो मिलेट्स में जैसे न्यूट्री सीरियल्स आते हैं, सीरियल्स के यहाँ जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, और रिच मिनरल्स होते हैं, इनमें B कॉम्प्लेक्स विटामिन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चिल्ड्रन में ये न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही आइडियल डाइट है। मिड डे मील स्कीम है क्या, जिसका नाम अब है PM पोषण स्कीम। तो ये याद रखना, PM पोषण स्कीम। देखो जो स्कीम है ये गारंटी देती है 1 टाइम मील की। आपको सबको पता है सरकारी जो स्कूल होते हैं उनमें क्या है, दोपहर में बच्चे को खाना दिया जाता है 8वीं क्लास तक, वो ही है मिड डे मील स्कीम। इस मिड डे मील स्कीम के अंदर ही दिया जाता है, अब नाम है इसका PM पोषण स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट एडिड स्कूल हो या कोई मदरसा हो जिसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो ये स्टूडेंट्स को 8वीं क्लास तक गारंटी दी जाती है, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 200 दिन साल में खाना दिया जाए, एक टाइम उसे दोपहर में। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो HRD है, जिसका नाम अब रख दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, ये शिक्षा मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है स्कीम को, योजना को। 1995 में ये लॉन्च की गई थी, जब इसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। 2004 में इसका नाम बदल के रख दिया मिड डे मील स्कीम, और अब 2021 में रख दिया PM पोषण स्कीम। तो ये सब याद रखना है आपको। 2013 में एक एक्ट बनाया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसी के अंदर कवर कर दिया मिड डे मील स्कीम को 2013 के एक्ट के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या था, टारगेट यही था भाई साहब, जो हंगर, भुखमरी और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं, वो ये भुखमरी हटाई जाए। और दूसरे बच्चों को जब खाना मिलेगा, बहुत सारे देखो पेरेंट्स हैं, माता पिता इसलिए नहीं भेजते कि बच्चे को काम करवाने के लिए भेज देते हैं, कि उसको खाने के लिए आए कहाँ से भाई साहब, पैसा ही नहीं है, काम करवाने लगते हैं बच्चे से ही। तो देखो बच्चे को जब खाना मिलेगा स्कूल में ही, तो माता पिता भेजेंगे, यानी कि स्कूल में अटेंडेंस भी बढ़ेगी और बच्चे की इनरोलमेंट भी बढ़ेगी।
यानी कि बच्चा देखो कई बार ऐसा होता है स्कूल जाते हैं और दोपहर तक भी नहीं रुकते, 2-3 पीरियड तक रुकते हैं, फिर भाग आते हैं घर अपना बैग लेके। रूरल एरियाज में खासकर ऐसा देखा जाता है। तो ये बच्चे को जब खाना भी मिलेगा कम से कम दोपहर तक तो भाई साहब रुकेगा ही ना बच्चा। तो ये अटेंडेंस भी बढ़ेगी बच्चे की, इनरोलमेंट भी बढ़ेगी और उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। और दूसरा, जब देखो बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं पुअर पीपल, और वो उन उन कैटेगरी से होते हैं, कास्ट से, जाति से, जिन्हें बहुत सारे लोग निचली जाति बोलते हैं। वैसे नीची ऊंची जाति कुछ होती नहीं है भाई साहब, कास्ट कास्ट होती है, सोच होती है ऊंची नीची। तो ये जो वो कास्ट है उनके पास लगभग, जो पुअर कास्ट है उनके पास पैसे होते नहीं हैं। तो यानी कि अगर पुअर कास्ट के बच्चे जो आएंगे, पढ़ेंगे, एक साथ बैठेंगे, अपर कास्ट लोअर कास्ट जिन्हें बोलते हैं, तो सोशलाइजेशन भी इंक्रीज होगा, यानी कि आपस में मेल जोल भी बढ़ेगा। यानी कि ग्रास रूट लेवल पे देखो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और वुमन में, खासकर महिलाओं में, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि लड़कों को स्कूल भेज देते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते। तो हो सकता है इससे लड़कियों को भी भेजे, और इनरोलमेंट बढ़ा भी है इस स्कीम के बाद, बच्चे की अटेंडेंस भी बढ़ी है और इनरोलमेंट भी। मिड डे मील जो रूल्स हैं 2015 के, ये कहते हैं कि देखो बच्चे को स्कूल में ही भोजन दिया जाएगा, जो मील्स है, खाना है, स्कूल में ही दिया जाएगा। अगर मान लो किसी दिन खाना नहीं दिया है तो अगले महीने की 15 तारीख तक उसे उसके रुपए दिए जाएंगे खाने के। स्कूल मैनेजमेंट एक कमेटी होगी जिसमें कुछ टीचर होंगे, या मान लो कुछ गांव के अधिकारी, कुछ लोग भी हो सकते हैं, वो देखेंगे। ये राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 का है, 2009 का, 2009 का। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मिड डे मील स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन देखती है। ये देखती है सही से लागू हो रही है नहीं, कि बच्चों को खाना दिया भी जा रहा है, नहीं बस कागजों पे चल रहा है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रिशन नॉर्म में है कि पोषक तत्व कितने दिए जाएंगे, ये भी रखा है। जो कैलोरी इनटेक है, जो 5वीं क्लास तक बच्चे हैं एटलीस्ट देखो उन्हें 450 कैलोरीज खाना दिया जाता है, जिसमें 12 ग्राम की प्रोटीन होती है। और जो 8वीं क्लास तक यानी कि अपर प्राइमरी में 6 से लेकर 8वीं क्लास तक बच्चों को 700 कैलोरीज का खाना दिया जाता है, जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन होगा। देखो कैलोरीज ऊर्जा की नापने वाली एनर्जी है, और फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा, उसे कैलोरीज में नापते हैं। जैसे मान लो अगर एक रोटी की बात करें, एक रोटी में जो नॉर्मल रोटी होती है भाई साहब, नॉर्मल रोटी की बात करें, ऐसा नहीं आप इतने बड़े तवे पे बहुत सा बड़ी रोटी बना लो, तो उसकी बात नहीं है। एक नॉर्मल जो रोटी रहती है, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। अब आप बिल्कुल बच्चे के लिए जैसे चंदिया सी बना कर देते हैं छोटी सी, उसकी भी बात नहीं कर रहे। मतलब नॉर्मल रोटी, उसमें 100 कैलोरी लगभग होता है एक रोटी में, और लगभग एक कटोरी दाल लोगे तो उसमें 100 कैलोरी होता है लगभग। दूध में बात करोगे तो उसमें भी अलग होता है, लगभग दूध में हो जाता है भाई साहब लगभग 500 से 600 कैलोरीज हो जाता है 1 लीटर दूध में। तो इस तरह से कैलोरीज मेज़र की जाती है। और फूड इंटेक की बात है इसमें कि लगभग जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उन्हें 100 ग्राम तक का कम से कम फूड दिया जाएगा, जिसमें 20 ग्राम दाल होंगी, 50 ग्राम वेजिटेबल सब्जियां, 5 ग्राम ऑयल और फैट्स होगा। और जो अपर प्राइमरी वाले हैं उन्हें 150 ग्राम का फूड दिया जाएगा, जिसमें 30 ग्राम पल्सिस दाल, 75 ग्राम वेजिटेबल सब्जियां, 7.5 ग्राम होगा ऑयल और फैट। ये अपर प्राइमरी है, यानी कि 6 से 8वीं क्लास के बच्चों का। नेक्स्ट टॉपिक है स्माइल स्कीम, जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। ये मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल के लिए स्कीम है, उनको सपोर्ट करती है। जो मार्जिनलाइज का मतलब है पुअर पीपल ही मान लो आप, गरीब लोग, और स्पेशली चलाएगी ये बेगर्स के लिए, भिखारियों के लिए। यानी कि जो भिखारी हैं उनका भाई साहब रिहेबिलिटेशन किया जाए, यानी कि उनका लाइवलीहुड सपोर्ट किया जाए, इनकम जनरेट हो उनके लिए, उन्हें स्किल दी जाए। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। मतलब ऐसी स्किल भी दी जाए वो उद्योग भी खोल सकें, यानी कि उनमें स्किल प्रोवाइड करें, एजुकेशन दें, बेसिक उनके डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, उनके साथ काउंसलिंग करें, मेडिकल फैसिलिटी दें उन्हें अगर कोई रोग हो रहा है तो। रिहेबिलिटेट करना है मेनली। रिहेबिलिटेशन का मतलब है कोई मान लो ऐसे काम में फंसा हुआ है जैसे बैगिंग है, तो उसे बैगर से हटा के, भिखारी से हटा के उसे एजुकेशन दी जाए। मेडिकल फैसिलिटी, अगर कोई बीमारी है तो काउंसलिंग की जाए, साथ में स्किल डेवलपमेंट किया जाए, दक्षता दी जाए किसी काम करने की। मान लो उसका काम करने का मिस्त्री का काम कर सकता है, जैसे मेजन मिस्त्री जो घर वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो उसे ये स्किल दी जाए, सिखाया जाए उसे, ताकि उसे जॉब मिल सके, कहीं पे नौकरी मिल सके, और इकोनॉमिक लिंकेज किया जाए ताकि इनकी लाइवलीहुड सिक्योर हो सके, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ताकि ये भीख वगैरह ना मांगे। तो इस स्कीम में देखो मेनली एक सब स्कीम और है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। ये बेगर्स के लिए, भिखारियों के लिए सब स्कीम है। इसको भी इस स्माइल स्कीम में इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए स्पेशल फोकस रहता है बेगर्स पे। और ये वाली स्कीम है जो रिहेबिलिटेशन वाली स्कीम, जो स्माइल स्कीम में इंटर की गई है, मतलब इंक्लूड की गई है, सम्मिलित की गई है, ये सेंट्रल स्कीम है। स्माइल स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्कीम।
सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कौन सी स्कीम है? ये वाली स्कीम की बात कर रहे हैं। ये वाली स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा पैसा लगाएगी और वही इंप्लीमेंट करेगी, सारा खर्चा जितना भी आएगा। लेकिन जो स्माइल स्कीम है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसमें क्या होता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में उसमें होता है सारा पैसा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लगाते हैं और दोनों ही मिलके लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसमें यूनियन टेरिटरी, स्टेट, अर्बन बॉडी, ये सारी बॉडी मिलके साथ काम करेंगी। इंडिया में बेगर्स कितने? भिखारी। देखो जो 2011 की सेंसस हुई थी, जनगणना, उसके अकॉर्डिंग 4,13,670 बेगर्स हैं, भिखारी हैं इंडिया में टोटल। उनमें से 2,21,673 मेल्स हैं, आदमी, और औरत हैं, फीमेल्स हैं 1,91,997। ये देखो लास्ट सेंसस से बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं 2001 की सेंसस से। और सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ पे हैं? वेस्ट बंगाल में, फिर हैं उत्तर प्रदेश में और फिर हैं बिहार में। और अगर हम देखें लक्षद्वीप की बात करें तो उसमें केवल 2 भिखारी थे 2011 की सेंसस में। और देखो ये जो न्यू दिल्ली है यूनियन टेरिटरी में, सबसे ज़्यादा नई दिल्ली में भिखारी हैं, 2,187 हैं। उसके बाद फिर हैं 121 चंडीगढ़ में दूसरे नंबर पे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो हमारे उत्तर पूर्वी, जैसे असम, मेघालय, उनमें देखें तो सबसे ज़्यादा असम में भिखारी हैं 22,116। और मिजोरम में लो हैं 53 बेगर्स हैं सिर्फ। नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक खत्म हुआ भाई साहब। नेक्स्ट है यूनामा। देखो इसे हमें स्पेशल लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है इसको, लेकिन फिर से आया है तो ब्रीफली हम रिवाइज करेंगे। यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन अफगानिस्तान। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट होगी या पॉलिटी की प्लेलिस्ट, वहाँ पे डिटेल में जाके देख सकते हो आप, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जो यूनामा है ये एक तरह से मिशन है अफगानिस्तान के लिए, यूनाइटेड नेशन ने चलाया था ताकि अफगानिस्तान में पीस आ सके, शांति आ सके। क्योंकि भाई साहब देखो 2001 में, 2004 से पहले किसका राज था यहाँ पे? तालिबान का ही था। फिर 2004 में फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, यहाँ पे इलेक्शन हुआ भाई साहब पहली बार अफगानिस्तान में 2004 में। और हामिद करजई पहले प्रेसिडेंट बने अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान तो आपको पता है कहाँ पे, ये तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया, पाकिस्तान, और ये है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में इलेक्शन हुए 2004 में, पहली बार हामिद करजई पहले प्रेसिडेंट बने। लेकिन आप सबको पता है 2021 में फिर दोबारा तालिबान ने कब्जा कर लिया जब यूएस छोड़ के चला गया यहाँ से, अफगानिस्तान से। तो इस समझते हैं इसके बारे में, यूनामा के बारे में। यानी कि उस टाइम पे जब ये बनाया था तो इसलिए बनाया था कि यहाँ पे पीस आ सके और लोगों के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन काम करे। और वुमेन एक्टिविस्ट हैं, जो महिलाएं समाज सेवी हैं, जो समाज की सेवा करती हैं, उनके साथ मिलकर काम किया जाए। जो यूनामा है 2002 में इसको बनाया गया था, इस ग्रुप को, मिशन को 28 मार्च 2002 में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मिशन है। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, हिंदी में अंग बोलते हैं, उनमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। तो इसका ये रिजोल्यूशन आया था, रिजोल्यूशन नंबर 1401। ये रिजोल्यूशन नंबर याद रखना है, सिर्फ इतना पूछ लेता है यूपीएससी। रिजोल्यूशन 1401 किससे रिलेटेड है? आपको याद रखना, अफगानिस्तान से रिलेटेड है। और यूनामा से अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये पास किया था। इसमें यह रखा गया था कि जो लोग हैं और अफगानिस्तान है सबकी इसमें हेल्प करनी है ताकि पीस और डेवलपमेंट आए, वहाँ पे शांति और विकास हो। इससे पहले देखो एक बॉन एग्रीमेंट हुआ था दिसंबर 2001 में। इसमें ये टारगेट था अफगानिस्तान में पीस, शांति लाई जाए। इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन लाया। इसमें एनुअली रिव्यू किया जाता है कि हाँ कंट्री में क्या नीड है, मतलब उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, नहीं हो रही, यूनामा सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा। ये इंटीग्रेटेड मिशन है। इसका मतलब है कि जो स्पेशल पॉलिटिकल मिशन होते हैं यूनाइटेड एजेंसीज के, फंड के, प्रोग्राम के, वो क्या मल्टी डायमेंशनल और इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं ताकि अफगानिस्तान को फ़ायदा हो सके, उसकी सहायता की जा सके। ये देखो जो बॉन एग्रीमेंट है ये क्लोज डोर नेगोशिएशन था। क्लोज डोर का मतलब है इसमें बाहर से कोई इनवाइट तब तक नहीं किया जाता जब तक ये साइन नहीं हो जाए, जब जो भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो साइन नहीं करें तब तक सारे पार्टिसिपेंट हैं वो उनको आइसोलेटेड, अलग अलग रखा जाता है, आउटसाइड कॉन्टैक्ट रखा जाता है इसका नेगोशिएशन के दौरान। और जब ये साइन हो जाता है तब सबको बताया जाता है हाँ भाई साहब ये है एग्रीमेंट। तो ये होता है क्लोज डोर नेगोशिएशन। जब तक साइन नहीं होता तब तक नहीं बताएंगे पब्लिकली कि क्या है इस एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। तो उस टाइम पे जब ये बॉन एग्रीमेंट साइन हुआ था उस टाइम पे 2001 में ये रब्बानी, बहारुद्दीन रब्बानी वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट थे, रूलर थे, राजा थे। उस टाइम पे इलेक्शन तो होते नहीं थे, बनते थे ऐसे ही जैसे यहाँ पे इंडिया में भी राज हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट, ऐसे हुआ करता था अफगानिस्तान में भी, मतलब एक तरह से इस्लामिक स्टेट। धर्म के नाम पे जो धर्म है उसको इस शरीयत लॉ के हिसाब से ये चलाते थे लगभग। फिर भी तालिबान से अच्छा रूल था। यूनाइटेड नेशन और सेवरल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टर साथ में आए और बॉन एग्रीमेंट किया।
उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया बोन एग्रीमेंट को ही लागू करने के लिए। एक तरह से 3 ईयर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोड मैप था ये। उसके ये था कि जो इमरजेंसी लोआ जिरगा 2002 में था, बनी थी, एक ग्राउंड काउंसिल थी अफगानिस्तान की, इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान बनाया गया अफगानिस्तान के लिए। इसने लोआ जिरगा एक, ये मान लो असेंबली काउंसिल बनी, जैसे कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली रहती है कुछ लोगों को मिला के, तो ये बनाया 2004 में। उसके बाद 2004 में पहली बार फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने कौन? हामिद करजई। जो यूनाइटेड नेशन का स्पेशल पॉलिटिक मिशन है, ये क्या है इसका मतलब देखो, जो स्पेशल पॉलिटिकल मिशन होते हैं इसमें क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर, ये डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन के अंदर ही। ये जो मिशन चलाते हैं ना, ये इसके अंदर नहीं आते, इसमें ये पॉलिटिकल मिशन चलाते हैं, लेकिन स्पेशल पॉलिटिकल मिशन इससे अलग होते हैं। तो ये इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके लिए भी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में अलग से लेक्चर बना हुआ है, फिर से न्यूज में, तो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो भाई साहब, वर्ल्ड मैप देखो पहले आप, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। ये देखो, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये चाइना। चाइना का यहाँ पे एक प्रोविंस है जिनजियांग, यहाँ से चाइना बना रहा है एक रोड रेल और से कनेक्ट कर रहा है, और पाइपलाइन बना रहा है, गैस की पाइपलाइन यहाँ से होके जा रहा है। और ये यहाँ पे पाकिस्तान में एक ग्वाडर पोर्ट है, ग्वाडर नाम का पोर्ट, आप जानते हो, बंदरगाह, समुद्र के किनारे मान लो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जहाँ पे पानी के जहाज रुकते हैं और सामान उतारते हैं, फिर देश में जाता है, देश से यहाँ सामान आता है, फिर बाहर देश में बेचते हैं, वो होता है पोर्ट या बंदरगाह। तो काम भी पता चल गया आपको, नहीं भी पता था तो ये जो पोर्ट है ग्वाडर पोर्ट पाकिस्तान का, इसको कनेक्ट करेगा ये जो है सीपैक, चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से। लेकिन इंडिया को परेशानी क्या है, इंडिया के भाई साहब ये देखो सिर से होके गुजर रहा है, ये है पीओके, जो पाकिस्तान के कब्जे में, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में, अभी विवाद चलता रहता है। तो इंडिया को भाई साहब इसलिए दिक्कत है कि इंडिया की सॉवरेंटी को खतरा है, अखंडता, इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी, अखंडता और प्रभुसत्ता बोलते हैं हिंदी में, तो इसलिए इंडिया को खतरा है। सारा ये लाइन टू लाइन पढ़ते हैं क्या है, आपने समझ लिया। ये वाले मैप में देखो आप, ये देखो, ये देख रहे हो, ये अपना हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान दिखाई दे रहा है इधर, और ये दिखाई दे रहा है आपको चाइना इधर थोड़ा ऊपर, ये चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है। यहाँ पे एक जगह है कासगार से ये जा रहा है, रोड है, कहीं पे रेल है, ये देखो, ये कहीं पे रेल है और कहीं पे आपका पाइपलाइन बनी हुई है, कहीं पे ये पावर प्रोजेक्ट बना रहा है ये पाकिस्तान में चाइना, और ये ग्वाडर पोर्ट है, इसको कनेक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये भाई साहब यहाँ से होकर निकलता है, ये देखो, ये इंडिया का पीओके है, यहाँ से होकर निकलता है ये वाला, अरे कहाँ गया ये वाला, ये देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन है पीओके नहीं, एलओसी लाइन है, और ये वाला है पीओके एरिया। तो एलओसी लाइन ये है, ये वाली हरी लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, ग्रीन लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी बॉर्डर ये है, और ये वाला सारा एरिया है किसके पास, पाकिस्तान के पास, क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर है, यहाँ से लेके ये लाइन है, ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके ये वाला एरिया, ये जो येलो एरिया दिखाई दे रहा, ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो अभी इंडिया का जब है तो इस पर बात चल रहा है, तो इंडिया को यही है भाई साहब टेंशन कि आप यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो, इंडिया ने इसको विरोध करता है, अपोज करता है। तो सीपैक हमने जाना क्या है। तो अभी न्यूज में क्यों है, अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो भाई साहब अनहैप्पी हैं, अनखुश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइना ने अपनी मिलिट्री तैनात कर रखी है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट बन रहा है, रोड बनवा रहा, रेल बनवा रहा, भाई साहब कोई आतंकवादी हमला कर दे तो सिक्योरिटी तो देगा ही ना। तो पाकिस्तान के लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, पाकिस्तान के लोग अनखुश हैं। तो पाकिस्तान के लोग खुश हो ना हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ पे, और यानी कि यहाँ पे जो चाइनीज़ सोल्जर तैनात हैं, सिविलियन तैनात हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और पाकिस्तान ने यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय कर दी अपनी और फोर्स भेज दी, अपनी आर्मी भेज दी यहाँ पे। तो इसलिए न्यूज़ में आया, ताकि चाइना के जो इंजीनियर वगैरह जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक भाषा डैम बना रहा है चाइना, तो ये इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इनकी रक्षा की जा सके। तो ये सीपैक 2015 में देखो लॉन्च किया था चाइना ने। और एक देखो इससे पहले एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया था चाइना ने, BRI शॉर्टकट में बोलते हैं। ये क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये देखो वर्ल्ड मैप देख रहे हो ना आप, चाइना चाहता है पूरे वर्ल्ड में कनेक्टिविटी करना। इसके तहत चाइना रोड के जरिए, रेल के जरिए, पानी के जहाज के जरिए पूरे वर्ल्ड को यहाँ से कनेक्ट करना चाहता है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है ये। तो ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि अपना इन्फ्लुएंस, प्रभाव पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता है, अपना ट्रेड, व्यापार, समझ रहे हो। तो इसी का पार्ट है सीपैक।
सीपेक भी BRI का पार्ट है। ये चाइना की जो जिनजियांग प्रोविंस है वहाँ से निकल के कासगार रीजन से जाता है। कहाँ पे? सीपेक ग्वाडर पोर्ट तक जाता है। ये 3000 किलोमीटर का एयर सीपेक है, जिसमें हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन है। ये देखो साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान है जो उसमें ग्वाडर पोर्ट है, वहाँ कनेक्ट करता है जिनजियांग रीजन से होके। ये प्रोजेक्ट जो है फिनेंस कौन कर रहा है? चाइना फिनेंस कर रहा है भाई साहब, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलके। अब इंडिया को परेशानी क्यों? क्योंकि POK से निकलता है। दूसरा परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी ये है, एक तो हमने जान लिया POK से, क्योंकि चाइना जब POK में तैनात रहेगा ही नहीं, चाइना की सोवरेंटी और इंटीग्रिटी को खतरा है। सोवरेंटी की स्पेलिंग आपको पता ही होगा भाई साहब। सोवरेंटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, अखंडता और प्रभुसत्ता को। दूसरा यह है कि देखो चाइना जब यहाँ पे सीपेक बना रहा है और सीपेक चाइनीज की प्रेजेंस रहेगी तो इंडिया को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरा ग्वाडर पोर्ट तक जाएगा यहाँ पे, तो इंडियन ओशन में इसकी प्रेजेंस रहेगी, इंडियन ओशन में प्रेजेंस रहेगी यहाँ पे, तो इंडियन ओशन की इसे मिल जाएगी भाई साहब एक्सेस आसानी से। तो ये एक तरह से इंडिया के मतलब इंडिया को प्रभावित कर सकता है। दूसरा देखो चाइना क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो चाइना भाई साहब जैसे मान लो सबसे ज़्यादा तेल मंगाता है सऊदी अरेबिया से, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं। चाइना में भी नहीं होता, जैसे इंडिया में नहीं होता सफिशिएंट तेल, तो सऊदी अरब से मंगाता है। उसके बाद रसिया से मंगाता है चाइना। उसके बाद बहुत सारी कंट्री हैं जैसे इराक है, या ये सारी कंट्री हैं इधर, कुछ यहाँ पे कंट्री है सोमालिया, या ये सारी कंट्री है, इनसे मंगाता है। इधर वाली कंट्री है जो इनसे तेल मंगाता है, क्योंकि यहीं पे तेल जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल यहीं पे बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से मंगाता है, तो इसे यहाँ जाना पड़ता है, या तो यहाँ से होकर जाएगा मलैका स्टेट से, साउथ चाइना सी से यहाँ पे, समझ रहे हो? तो इतना रूट तय करना पड़ता है। या फिर वो मान लो साउथ अमेरिकन कंट्रीज से मंगाए, ब्राज़ील वगैरह से मंगाए, तो देखो ब्राज़ील से होकर गुजरना पड़ता है उसे। यहाँ से ब्राज़ील से लेगा तेल और यहाँ से लेके आएगा, या यहाँ से लेके आएगा, पृथ्वी तो गोल है ना भाई साहब, ये मैप तो 2D है, तो यहाँ से लेके आएगा पैसिफिक ओशन से। तो ये भाई साहब लंबा रूट पड़ रहा है। अब ये देखो कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से ट्रेड कर सकेगा, ऑयल भी मंगा सकेगा, इसलिए पाइपलाइन भी बना रहा है ये, इसमें पाइपलाइन भी बना रहा है। इसके साथ साथ तो तेल भी मंगा सकेगा और व्यापार भी कर सकेगा, सिर्फ तेल के लिए थोड़ी ना, रोड और रेलवे भी तो बना रहा है। तो ये चाइना बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेड व्यापार अपना फैलाना चाहता है। नेक्स्ट ये कि पाकिस्तान में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत होगी, ऐसा ना हो जाए, ये भी डर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से मजबूत हो जाए और इंडिया पिछड़ा रह जाए, ये भी एक चिंता सताती है इंडिया को। तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं भाई साहब, इसमें डेवलप किए जा रहे हैं। ये पावर प्रोजेक्ट हैं, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पावर प्रोजेक्ट्स, पावर सेक्टर वगैरह बना रहा है यहाँ पे चाइना। तो यही बस इसमें लिखा है जो मैंने बताया है, पॉज करके देखो, ये भी पढ़ सकते हो आप एक बार। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ये GS पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अभी न्यूज में इसलिए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो हमारा रक्षा मंत्रालय, अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो इनके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपका स्कूल होगा, स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे बहुत सारे हेडमास्टर या फिर आप कह सकते हो टीचर होते हैं। टीचर हर एक सब्जेक्ट के लिए, साइंस, मैथ, फिजिक्स, ये सब के लिए अलग अलग टीचर होते हैं। ऐसे ही भाई साहब डिपार्टमेंट हर मंत्रालय के अंदर अलग अलग चीज़ के लिए डिपार्टमेंट बना देती है सरकार। तो ये डिपार्टमेंट है जो, ये मिलिट्री अफेयर्स के लिए डिपार्टमेंट है, विभाग हिंदी में बोलते हैं विभाग। तो ये डिपार्टमेंट ने बोला है 3 सर्विसेज को, 3 सर्विसेज से कहा है। 3 सर्विस कौन सी है हमारी? जो मिलिट्री सर्विस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है हमारी, जो इनको बोला है कि भाई साहब आप ऐसी एक तो स्टडी करो, अध्ययन करो और एक रिपोर्ट तैयार करो, और अगले साल 2022 के अप्रैल तक हमें रिपोर्ट दो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने के लिए। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड देखो अलग से स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आप डिटेल में देख सकते हो। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसमें से। बैकग्राउंड क्या है? देखो अभी तक इंडिया के पास 19 मिलिट्री कमांड है। मिलिट्री कमांड का मतलब है, देखो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबकी एक टुकड़ी होती है, प्लेटून बोल सकते हो आप। प्लेटून मतलब कुछ इसमें आपके कर्मचारी होते हैं, जैसे सोल्जर होते हैं आर्मी की मान लो प्लेटून है तो आर्मी के सोल्जर होंगे, सैनिक होंगे, नेवी के तो नेवी के होंगे। तो हर किसी की अलग अलग है, उसमें बहुत सारे सैनिक रहेंगे और कहीं पर लड़ना है तो फिर भेजे जाते हैं जैसे ये। तो ये 19 मिलिट्री कमांड है, जिनमें से अभी 17 सर्विस ओरिएंटेड है, और 17 में 7 हैं एयरफोर्स और नेवी की, और इसमें 3 हैं किसकी हैं? देखो एयरफोर्स आर्मी के 7 और नेवी की हैं 3, टोटल 17 हो गई, और टोटल है 19 मिलिट्री कमांड, जिनमें से 17 सर्विस ओरिएंटेड है। तो ऐसी कोई अभी देखो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड नहीं है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब है तीनों सर्विस से आए सैनिक। जानेंगे अभी हम, पहले इसे पढ़ते हैं कि अभी क्या ऐसी सर्विस हमारे देश में उपलब्ध है जिसमें से तीनों सर्विस से सैनिक आए और एक कमांड बनी हुई हो? हाँ है, उसका नाम है ट्राई सर्विस कमांड। ये अंडमान निकोबार के लिए है।
अंडमान निकोबार कमांड भी बोलते हैं, स्ट्राइक सर्विस कमांड। इसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है जो कंट्रीज़ के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उनको नज़र रखती है, उनकी देखभाल करती है, मतलब जो जहाँ पे परमाणु हथियार वगैरह रखे होते हैं उनकी निगरानी करती है। ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जिसमें तीनों सर्विस से कमांडो आते हैं, और मतलब सैनिक आते हैं, और एक ही कमांडो के अंदर वो कंट्रोल में रहते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है? देखो जैसे आर्मी है, आर्मी के सैनिक अलग होंगे, कमांडो होगा, इनको डायरेक्ट करेगा। जैसे युद्ध लड़ रहा है, यह आर्मी है, ये नेवी है, और ये है एयरफोर्स। ये मान लो युद्ध चल रहा है, युद्ध में भाई साहब इन सबके अलग अलग सैनिक होंगे, और यहाँ पे एक कमांड होगा जो इनको ऑर्डर देगा। इसका नेवी का अलग कमांड होगा जो इनको ऑर्डर देगा, इसका अलग कमांड होगा ऑर्डर देगा। अब ये भाई साहब देखो, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में सहयोग नहीं है। कोई मान लो कहीं से वार कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कोई कहीं से, किसी को पता ही नहीं है नेवी ने कहाँ से किधर से वार कर दिया, और आर्मी ने किधर से कर दिया, एयरफोर्स ने किधर से कर दिया। मान लो पाकिस्तान के साथ वार हो जाए, चाइना के साथ वार हो जाए, युद्ध हो जाए, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन हो, एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हो कि तीनों सर्विस से आए सैनिक और एक कमांडो के अंदर ये ऑर्डर लें। एक कमांडो होगा तीनों सर्विस के सैनिक को ये देगा कि आप कहाँ जाना है, किधर जाना, किस कौन सी आर्मी नेवी एयरफोर्स के सैनिक कहाँ कहाँ तैनात है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारे एक कमांडो के अंदर करेंगे काम। तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, समझ रहे हो? तो ये कमांड क्या है? यूनिफाइड कमांड बोल देंगे इसे, तीन सर्विस की, 3 सर्विस की, जो हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स है, यानी कि सिंगल कमांडर के अंदर ये सर्विस होगी, वो ही इन्हें देंगे सारी कमांड जो देनी है, ऑर्डर देना है। इसमें से आर्मी नेवी एयरफोर्स में से सैनिक आएंगे सारे, और इनके रिसोर्सेज हैं जितने भी, वो ये पूरी रिसोर्सेज को, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी के रिसोर्स हैं, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड तीनों के रिसोर्सेज को, संसाधन को यूज कर सकती है। जैसे हथियार है, ये इंटीग्रेटेड कमांड किसी के भी हथियार को ले सकती है, यूज कर सकती है, सारी पावर होगी, कोई वीपन्स या कोई मिसाइल या कुछ भी है। ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, इंडिविजुअल सर्विस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आंसरेबल नहीं होगी, यानी कि अलग अलग, जैसे आर्मी को अलग उत्तर दे भाई साहब, उसको अलग बताए, नेवी को, एयरफोर्स को अलग बताए, ऐसा नहीं होगा, एक ही कमांड होगा जिसको ये रिपोर्ट करेगी। जो थिएटर कमांड है, इंडिया क्यों चाहता है करना? भाई साहब देखो, इसलिए चाहता है, ये बेटर प्लानिंग और मिलिट्री रिस्पॉन्स के लिए अच्छा होगा, और कॉस्ट भी सस्ती आएगी, क्योंकि जब इसमें रिसोर्सेज जो होंगे, रिसोर्सेज को, तीनों मिलिट्री के रिसोर्सेज को आसानी से यूज किया जा सकता है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये डिसीजन। यूनिफाइड अप्रोच होगी, फ्यूचर में मान लो वार हो जाए तो आसानी से लड़ा जा सकता है। क्या ऐसा कभी कमी देखने को मिली थी कि ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, सहयोग नहीं है? मिला था भाई साहब। देखो 1999 में, 1999 में आप सब लोग जानते हो कारगिल वार हुआ था पाकिस्तान के साथ हुआ था कारगिल वार। ये भाई साहब यहाँ पे श्रीनगर के पास कारगिल जगह है, तो पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया था भाई साहब इंडिया के साथ, यहाँ पे मतलब एरिया हड़प लिया था इंडिया का। तो तब कारगिल युद्ध हुआ, उस टाइम पे देखा आर्मी अलग से अपना चला रही है, एयरफोर्स अलग से कहीं से चला रही है अपना मिशन, और आर्मी के साथ साथ नेवी कहीं और से कर रही है। तो तीनों को पता ही नहीं है कौन कहाँ से लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, तीनों को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हम जीत गए से इस युद्ध को पाकिस्तान से। तो ये 1919 के कारगिल वार में देखा गया कि तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो एक कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी, उसके बाद एक नरेश चंद्र कमेटी बैठी, इन दोनों ने ये रिकमेंडेशन दी कि भाई साहब तीनों सर्विस को मिला के एक कमांड बनाई जाए। और देश में क्या ऐसी कमांड है भाई साहब? और भी देशों में, अमेरिका में है ऐसी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, तो इसलिए इंडिया भी चाहता है इंडिया के पास भी हो। और एक DB सैकेतकर कमेटी बैठी थी, इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि CDS की पोस्ट बनाई जाए, ये इंडिया ने बना दी। CDS है चीफ डिफेंस स्टाफ। ये देखो, ये चीफ CDS और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का एक ही लेक्चर है, उसमें दोनों के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, तो वो देख सकते हो आप। तो इस सैकेतकर कमेटी ने भी कहा था CDS की पोस्ट क्रिएट करो, एक थिएटर कमांड बनाओ। तो ये CDS तो बना दिया, अभी थिएटर कमांड भी कुछ समय में बन जाएगी। तो यही था बस इस लेक्चर में।